चलिए आज हम लोग क्लास को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन जो कि हम लोग ये सीबीएसई और बिहार बोर्ड दोनों को लेके चलते हैं, इसीलिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में हम लेके चलेंगे। ये सीबीएसई प्लस बिहार बोर्ड दोनों के लिए सेम होगा, क्योंकि हम दोनों इंग्लिश और हिंदी दोनों को साथ में लेके चलेंगे, इसलिए आप लोग का ध्यान चाहेंगे। देखिए प्रकाश का परावर्तन ये होता है जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन मीन्स होता है परावर्तन और लाइट मीन्स होता है प्रकाश। इसी को हम सबसे आगे इस पार्ट को अध्याय को आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले हमको लाइट के बारे में जानना है। किसी भी इस चैप्टर का सबसे मेन व्यू है लाइट, प्रकाश। प्रकाश को हम आगे लेके चलते हैं तो सबसे पहले मेरे लिए ये जानना जरूरी है प्रकाश कहते किसको है। प्रकाश वैसे किसी भी चीज को हमको देखने के लिए बहुत सारी चीजों की जरूरी होती है। किसी भी चीज, मान लीजिए अगर कोई ऑब्जेक्ट है, इसको देखने के लिए या यही किसी चीज को देखेगा तो इनको बहुत सारे चीज की आवश्यकता होती है। सबसे पहले तो लाइट चाहिए। लाइट के बिना किसी चीज को हम देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। उसके पास इनके पास आंख होना चाहिए, बिना आंख के भी नहीं देख पाएगा ये। और जिस वस्तु को देखेंगे या जिस ऑब्जेक्ट को देखेंगे वो ऑब्जेक्ट चाहिए। यही कारण है जो दिन में हम बहुत ज्यादा देखते हैं, किसी भी चीज को देख पाते हैं, जबकि रात के अंधेरा में नहीं देख पाते हैं। तो प्रकाश अब यहाँ से क्लियर हो गया होगा, जो प्रकाश वह कारक है। क्या है प्रकाश? वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश वह कारक है, प्रकाश वह कारक है। लाइट इज दोज फैक्टर इन विच दिस हेल्प वी कैन सी एनी ऑब्जेक्ट। प्रकाश वह कारक है, प्रकाश वह कारक है। प्रकाश के बारे में हम लिख देते हैं यहाँ पे डिफिनीशन, जिनको लिखना है वो लिख सकते हैं। प्रकाश वह कारक है, प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। सहायता से किसी वस्तु को देख पाते हैं। ये तो हम प्रकाश का डिफिनीशन हो गया। तो प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। इस पाठ में, इस अध्याय में हमको 2-3 बातें और जो इम्पोर्टेंट है वो पढ़ना है। सबसे पहला चीज है एक प्रदीप्त है। क्या है? प्रदीप्त। और एक होता है अप्रदीप्त। इसको हम दीप्तमान भी बोलते हैं और इसको अदीप्तमान भी बोलते हैं। इसी को इंग्लिश में अगर हम जानना चाहें तो इसको ल्यूमिनियस बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? ल्यूमिनियस बोलते हैं। इसको नॉन ल्यूमिनस बोलते हैं। अब सबसे मेन बात ये जानना है कि प्रदीप्त किसको बोलते हैं और अप्रदीप्त किसको बोलते हैं। ल्यूमिनस किसको बोलते हैं और नॉन ल्यूमिनस किसको बोलते हैं। तो ल्यूमिनस किसको बोलते हैं? जो प्रकाश उत्सर्जित करता है, जिससे प्रकाश निकलता है उसको हम क्या बोलेंगे? ल्यूमिनियस बोलेंगे। इसको प्रदीप्त बोलेंगे, दीप्तमान बोलेंगे। दीप्तमान किसको बोलेंगे? जो प्रकाश को उत्सर्जित करता है उसको हम ल्यूमिनियस बोलते हैं, और जो प्रकाश नहीं उत्सर्जित करता है उसको हम नॉन ल्यूमिनियस बोलेंगे। ये क्या होगा? ल्यूमिनियस हो गया, नॉन ल्यूमिनियस? नॉन ल्यूमिनियस हो, क्योंकि इसमें कोई प्रकाश ही नहीं है। सूर्य क्या है? दीप्तमान है या दीप्तमान है? दीप्तमान है। प्रदीप्त है तो प्रदीप्त भी हो गया और प्रदीप्त हो गया और अप्रदीप्त भी हो गया, दीप्तमान भी हो गया और अदीप्तमान भी हो गया। ऐसा चीज जो कि प्रकाश को उत्सर्जित करता है उसको हम क्या बोलते हैं? दीप्तमान बोलते हैं, प्रदीप्त बोलते हैं और ल्यूमिनस बोलते हैं। और जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है उसको हम अदीप्त कहते हैं या अदीप्तमान बोलते हैं। जैसे सूर्य प्रकाश खुद उत्सर्जित करता है, क्या हो जाएगा? वो दीप्तमान हो जाएगा। लाइट, बिजली का बल्ब प्रकाश तो खुद उत्सर्जित करता है ना, तो वो क्या हो जाएगा? दीप्तमान हो जाएगा। तारा क्या हो जाएगा? दीप्तमान या अदीप्तमान? तारा दीप्तमान। तारा में खुद का लाइट होता है। ये ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड क्या है? ये अदीप्तमान, इसमें प्रकाश नहीं है। ये रूम, लोहा जितना भी है वो क्या हो जाएंगे? अदीप्तमान होंगे। जिसमें अपना प्रकाश नहीं होता है उसको हम क्या बोलते हैं? अदीप्तमान बोलते हैं। अब चलिए एक और मेन टॉपिक है जो प्रकीर्णन होता है। देखते हैं गर्मी के मौसम में देखते हैं, अगर रूम ये है तो रूम से अगर छोटी किरणें आती रहती है तो हम देखते हैं कुछ धूल कण जो है ऐसे ऐसे उस पे हमको दिखाई देते रहता है।
गर्मी के मौसम में देखते हैं जो छत सब से या कोई भी छप्पर हो तो उसमें से देखते हैं छोटा छोटा लाइट हमको दिखाई देता है जिसमें देखते हैं जो धूल उड़ते रहता है उसी को हम प्रकीर्णन बोलते हैं। प्रकाश जो है या नहीं तो हम इसी पर जो इस पे अगर हम लाइट जलाएं तो लाइट तो यहीं पे नहीं रहेगा, सब जगह फैल जाता है। किस कारण फैल जाता है? प्रकीर्णन के कारण लाइट एक जगह से दूसरे जगह फैल जाता है। अब चलिए प्रकीर्णन हो गया। अब हम प्रकाश की किरणों के बारे में देखेंगे। प्रकाश जो है कभी भी सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश कैसे गमन करता है? स्ट्रेट लाइन में। प्रकाश हमेशा जो है स्ट्रेट लाइन में गमन करता है। इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं। कैसे प्रूव करेंगे, कैसे साबित करेंगे जो प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है? सबसे पहले हम क्या करेंगे, 4 कूट ले लेंगे। सेम साइज का कूट लेंगे, सेम साइज का लेंगे। जहां पे हम क्या करेंगे, एक कैंडल को जलाएंगे, एक मोमबत्ती को जला देंगे। एक मोमबत्ती को हम जलाएंगे और इसमें सेम साइज में यहाँ पे अगर हम छेद करते हैं तो यहाँ पे इसमें भी यहीं पे करेंगे, इसमें भी यहीं पे करेंगे, सब सेम जगह। अगर यहाँ पे इस बीच में करते हैं तो सबको इसी बीच में हम यहाँ पे छिद्र कर देंगे। इसमें होल करेंगे, यहाँ पे किए, इसमें भी यहीं पे करेंगे, सब में एक जगह करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे मोमबत्ती का किरण जो है इस फूट से सब फूट से होके निकलता है। इसका मतलब प्रकाश जो है सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश कैसे रेखा में गमन करता है? सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश जिस पथ पर जाता है, प्रकाश को किसी पथ पे जाएगा ना, गमन करने के लिए कुछ ऑब्जेक्ट चाहिए। बिना किसी के तो कोई नहीं चला जाएगा। तुम्हारे पास पाँव है इसलिए तुम जा सकते हो, बिना पाँव के तो नहीं जा सकते हो। यहाँ से दरभंगा जाना है, किसी तरह जाना है, कहीं पे भी जाना है तो बिना न पाँव के जा सकते हैं, न बिना बाइक के जा सकते हैं, न बिना साधन के जा सकते हैं। या तो हमको गाड़ी चाहिए, साइकिल चाहिए, किसी भी चीज को जरूरत तो है ना। उसी तरह प्रकाश जिस चीज से होकर, प्रकाश लाइट जो होता है जिस चीज से होकर जाता है, जिस पथ पे जाता है, उसी को तो प्रकाश की किरण बोलते हैं। समझ में आ गया? प्रकाश की किरण। और बहुत सारे किरण मिलके क्या बनते हैं? किरण पुंज बनते हैं। बहुत सारे किरण मिलके क्या बनते हैं? प्रकाश के बहुत सारे किरण मिलके किरण पुंज बनते हैं। प्रकाश के बहुत सारे किरण मिलके क्या बनते हैं? किरण पुंज बनते हैं। ये किरण पुंज होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? पहला होते हैं अपसारी किरण पुंज। दूसरा कौन होते हैं? दूसरा होते हैं समांतर किरण पुंज। ये हो जाएंगे, इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं डाइवर्जिंग बीम हो जाएगा। दूसरा हो जाते हैं समांतर किरण पुंज। समांतर किरण पुंज दिखाई दे रहा है ना? हाँ। इसमें दिखाई दे रहा है। ये हो जाएंगे पैरेलल बीम। और एक क्या हो जाते हैं? अपसारी होते हैं, समांतर होते हैं। उसके बाद क्या होते हैं? अभिसारी किरण पुंज। अगर कहीं पे समझ में नहीं आए तो वहीं पे बोलना जो समझ में नहीं आ रहा है, उसको हम फिर अच्छे से समझाएंगे। ये हो जाएंगे अभिसारी किरण पुंज, जिसको बोलते हैं कन्वर्जिंग बीम। हिंदी और इंग्लिश दोनों ध्यान में रखना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसी से बनेगा। इससे एक न एक क्वेश्चन रहता ही है ऑब्जेक्टिव। तुम्हारे बिहार बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड जो भी हो, एग्जाम में जो फाइनल एग्जाम में इस तीनों से एक क्वेश्चन फिक्स है, ऑब्जेक्टिव रहता ही है। इसलिए अभी इस पे ध्यान देना है। अपसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज और अभिसारी किरण पुंज। अब हम इसको देखेंगे जो अपसारी किसको बोलते हैं, समांतर किसको बोलते हैं और अभिसारी किसको बोलते हैं। बतला सकते हैं आप लोग जो अभिसारी किसको बोलते हैं और अपसारी किसको बोलते हैं? अपसारी किसको बोलते हैं? किसी एक बिंदु से निकलकर प्रकाश की किरण फैलती चली जाती है, उसको अपसारी बोलते हैं। चलिए हम अच्छे से समझाते हैं। सबसे पहला हम चलेंगे डाइवर्जिंग रे। देखिए हम यहाँ पे फिगर ही आपको हम बतला देते हैं, फिगर से बनाएंगे। एक पॉइंट हुआ, इस पॉइंट से अगर किरण जो निकलना स्टार्ट हो जाए, किरण निकल रहा है, ये फैल रहा है ना, किरण इधर की ओर जा रहा है, हम एरो से दिखला रहे हैं, ध्यान दीजिएगा इस पे। इससे एक ना एक क्वेश्चन फिक्स रहता है, फिक्स से एक क्वेश्चन रहेगा इससे। एक ये हो गया, इसको हम ए नंबर से डिनोट करते हैं, और दूसरा ये हो गया, ये बी नंबर हो गया, और एक सी नंबर को हम डिनोट करते हैं।
दिखाई दे रहा है ना, हाँ। सब कुछ दिखाई दे रहा है क्लियर इसमें। चलो देखो हम यहाँ से क्लियर इसको करते हैं। ये हो गया ए नंबर मेरा क्या था, अपसारी किरण पुंज। बी नंबर में क्या था, समांतर किरण पुंज। और सी नंबर में क्या था, अभिसारी किरण पुंज। ए नंबर में अपसारी किरण पुंज, बी नंबर में समांतर किरण पुंज और सी नंबर में अभिसारी किरण पुंज। अपसारी को बोलते हैं डायवर्जिंग बीम। अपसारी को क्या बोलते हैं, अपसारी को बोलते हैं डायवर्जिंग बीम। इसको बोलते हैं पैरेलल बीम और इसको क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग बीम। क्या बोलते हैं, अपसारी को बोलते हैं डायवर्जिंग बीम। अपसारी को क्या बोलते हैं, डायवर्जिंग बीम। समांतर जब भी होगा तो उसको बोलेंगे पैरेलल बीम और यह अभिसारी जब होगा तो उसको बोलेंगे कन्वर्जिंग बीम। तो देखो हम यहाँ पे ए नंबर है, ए नंबर कौन हो जाएगा, अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज किसको बोलते हैं, ऐसी प्रकाश जो है एक बिंदु से होकर, एक बिंदु से निकले और चारों ओर फैल जाए। एक बिंदु से निकल के वो क्या हो, चारों ओर फैल जाए। जैसे हम इसमें देख रहे हैं, और बस डिफिनेशन याद करने से नहीं होगा, परिभाषा याद करने से नहीं हो जाता है, तुमको समझना होगा। तुमको अगर कहीं पे दे दे, ऐसे करके दे दे, जो सूर्य से प्रकाश निकल रहा है वो कौन सा हो जाएगा, अपसारी किरण पुंज हुआ या समांतर हुआ या अभिसारी किरण पुंज हुआ। सूर्य से जो प्रकाश निकल रहा है वो कौन सा किरण पुंज होगा, अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज होगा। कैसे होगा अपसारी किरण पुंज, सूर्य से निकल, एक बिंदु से निकल रहा है ना, सूर्य तो एक पॉइंट हुआ, एक बिंदु से जब निकल रहा है तो क्या हो जाएगा वो अपसारी किरण पुंज। जैसे टॉर्च हम जलाते हैं तो टॉर्च क्या हो जाएगा, टॉर्च हो जाएगा अपसारी किरण पुंज, क्योंकि टॉर्च से भी तो फैल जाता है ना, कहीं कहीं टॉर्च से फैल जाता है। हम बिजली की बल्ब जलाते हैं, लाइट जलाते हैं, फैल जाता है, तो वो क्या हो जाएगा, जो एक पॉइंट से निकले और चारों ओर फैल जाए। जैसे गांव घर में जलाते हैं हम लोग, दिया जलाते हैं, दिया तो पूरा और चारों ओर फैल जाता है ना, तो वो क्या हो जाएगा अपसारी किरण पुंज। तुम्हारे एग्जाम में ऐसे ही पूछेगा, जो सूर्य से लाइट निकल रहा है, सूर्य से प्रकाश निकल रहा है, वो कौन सा किरण पुंज है, अपसारी किरण पुंज है। एक नंबर यहीं से मिलता है, इसको ध्यान रखना। देखो दूसरा हम चलते हैं समांतर किरण पुंज। कैसे चलेंगे, समांतर किरण पुंज। प्रकाश की किरण अगर एक दूसरे के पैरेलल जाए, समांतर जाए, उसको बोलते हैं समांतर किरण पुंज। क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं समांतर किरण पुंज। समांतर किरण पुंज का तुम एग्जाम्पल बतला सकते हो, उदाहरण कौन हो जाएगा समांतर किरण पुंज, बतला। ये हो जाएंगे, सूर्य से जो आते हैं सब पैरेलल ही आते हैं ना, सब जगह तो नहीं फैलते हैं। सूर्य से जो आते हैं तो पैरेलल ही आते हैं, वो सूर्य से जो किरण पुंज आते हैं वो पैरेलल आते हैं, समांतर आते हैं कहीं भी जगह, तो क्या हो जाएंगे समांतर किरण पुंज ये हो जाएंगे। उसके बाद एक हम किसी पाइप से लेकर अगर हम लाइट को टॉर्च मारते, मान लो अगर ये पाइप है, इसमें अगर हम लाइट जलाते हैं तो ये तो इस ओर से उस ओर डायरेक्ट जाएगा, तो समांतर लाइट जा रहा है ना। वैसे भी हम तुमको बोले प्रकाश कैसी रेखा में गमन करता है, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। उसके बाद सी नंबर है अभिसारी किरण पुंज। सी नंबर में क्या है, अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज किसको बोलेंगे, बतलाओ। शाम की जब सूर्य डूबने नहीं, ऐसे उसको हम नहीं बोलेंगे। जब प्रकाश की किरण एक बिंदु पे आके मिल जाए, प्रकाश की किरण देख रहे हो, प्रकाश की किरण जब एक बिंदु पे आके मिल रहा है, प्रकाश की किरण एक बिंदु पे आके मिल रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज। तुम लोग के इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में एक देखता होगा, एक लेंस दिया होता है, लेंस दिया हुआ है उसमें, दर्पण ऐसे दिया रहता है, उसको हम क्या करते हैं, किसी भी ऐसे करके, किसी भी सूरज में लेके ऐसे करके उस पर लाइट जलाते हैं तो कागज पेपर जल जाता है। क्यों जलता है, पता है कभी क्यों जलता है, कोई चमत्कार नहीं होता, यही अभिसारी किरण पुंज के कारण वो जल जाता है। तुमको हम बहुत ज्यादा हीट देंगे, बहुत ज्यादा गर्म देंगे, तुम जलोगे या नहीं जलोगे, जलेंगे। इसी तरह क्या होता है, वो लेंस जो होते हैं, सूर्य से जो भी किरण आते हैं उसको एक पॉइंट पे केंद्रित करके उस पे पेपर पे दे देता है। सूर्य से बहुत सारा रोशनी आता है ना, उस सबको एक जगह सिमट के उस पेपर पे, कागज पे देता है। जब भी ज्यादा हीट मिलेगा तो जल जाएगा ना, इसीलिए जल जाता है। अभी मत बोलना कभी जो चमत्कार हो रहा है, देखो हम जला दिए हैं, वो क्या क्यों हो रहा है, अभिसारी किरण पुंज के कारण वो जल जाता है। किस कारण से जलता है, अभिसारी किरण पुंज के कारण वो जल जाता है। अब देखो हम 3-4 बातें और देख लिए, अपसारी, समांतर और अभिसारी तो क्लियर हो गया ना। यार कोई दिक्कत है इसमें, दिक्कत है तो अभी पूछ सकते हो इसमें। अपसारी, समांतर और अभिसारी ये हो गया। उसके बाद हम देखते हैं पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी। कुछ पता है इसके बारे में, पारदर्शी किसको बोलते हैं, पारभासी किसको बोलते हैं और अपारदर्शी किसको बोलते हैं।
उस हाँ। पदार्थ को कहते हैं जिससे होकर प्रकाश आसानी से पार कर सके। उसको हम क्या बोलते हैं? पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। देखो, एक होता है पारदर्शी, पारदर्शी होता है, एक होता है पारभासी, पारभासी, और एक होता है अपारदर्शी। एक होता है अपारदर्शी। इसको अगर हम इंग्लिश में देखें, इसको बोलते हैं ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट, इसको बोलते हैं नॉन ट्रांसपेरेंट या ओपेक बोलते हैं, ओपेक बोलते हैं, या नॉन ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट या ओपेक बोलते हैं। और ये क्या हो जाएगा? ट्रांसलूसेंट, ये हो जाता है ट्रांसलूसेंट। अब देखो, इसको हम डिटेल में देखते हैं। जो पारदर्शी किसको बोलते हैं, पारदर्शी किसको बोलेंगे, और अपारदर्शी किसको बोलते हैं। तो पारदर्शी सबसे पहली बात होता है, देखो डिफिनीशन कैसे याद करते हैं। डिफिनीशन भी कभी कभी तुमको पूछ देगा, जो पारदर्शी किसको बोलते हैं, पारभासी किसको बोलते हैं, और अपारदर्शी किसको बोलते हैं। वैसे हम तुमको यहाँ पे समझा रहे हैं, पारदर्शी ऐसा चीज, ऐसा वस्तु, ऐसा ऑब्जेक्ट जिससे होके प्रकाश आर पार चला जाए, जिससे होके प्रकाश आर पार चला जाए, उसको हम क्या बोलेंगे? पारदर्शी। पारदर्शी जैसे ऐसे कोई चीज बताओ जिससे प्रकाश आर पार चला जाता है। लेंस। लेंस, लेंस से चला जाता है। शीशा बोलेंगे, प्रकाश आर पार चला जाता है। और पारभासी, पारभासी ऐसा चीज होता है जिससे जो होता है प्रकाश थोड़ा बहुत जाए, पूरा नहीं जाए, थोड़ा बहुत जाए, उसको हम क्या बोलेंगे? ट्रांसपेरेंट। उसको बोलेंगे पारभासी, ट्रांसलूसेंट। जैसे कागज जो होता है, पेपर, उसमें अगर हम बाल में तेल लगा देते हैं तब जो उस पर लाइट देते हैं तो थोड़ा बहुत जाता है। प्लास्टिक जो होता है, प्लास्टिक, प्लास्टिक का थैला जो होता है उजला वाला, उसमें जाएंगे तो थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसलूसेंट, पारभासी। और एक होता है अपारदर्शी, जिसको बोलते हैं ओपेक। ओपेक बोलते हैं जिससे प्रकाश आर पार नहीं जाए। जैसे लकड़ी, ईंटा, पत्थर, ब्लैक बोर्ड, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अपारदर्शी, ओपेक हो जाएगा। ये चीज हो गया। अब देखेंगे हम प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है। प्रकाश की परावर्तन आज हम देखते हैं। ये सबसे मेन चीज है। यहाँ से प्रकाश का परावर्तन अगर तुम समझ गया तो समझो ये चैप्टर ही समझ गया। चैप्टर का ही नाम है प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जो कि मोस्ट VVI चैप्टर है। यहाँ से तुमको 5 से 7 नंबर का क्वेश्चन पूछते हैं। यहीं से हम सीखेंगे F बराबर R/2 होता है। यहीं से हम सीखेंगे F बराबर R/2 होता है। ये एग्जाम में फिक्स रहता है, जो 3 मार्क नहीं तो 5 मार्क में पूछेगा। पिछले बार नहीं पूछा था तो इस बार पूछेगा। वैसे हमको देखना नहीं है पूछे या नहीं पूछे, हमको सिलेबस कंप्लीट करना है और पढ़ना है। किसी भी हालत में इसको पढ़ेंगे। जैसे देखो, मान लो ये व्हाइट बोर्ड है, बॉडी है, इस पे अगर हम लाइट जलाते हैं तो लाइट तो पूरा आर पार तो नहीं चला जाता है। तो कैसे आता है लाइट? लाइट इधर भाग आता है, जिधर भागना हो तो भाग आता है। कभी सोचे हो जो कैसे लाइट, अगर हम एक बार ऐसे मारते हैं, लाइट ऐसे मारेंगे तो ऐसे भाग जाता है, ऐसे मारते हैं तो टकरा के निकलता है। लेकिन कैसे निकलता है? कुछ तो नियम होगा उसका। कैसे कितना हम टेढ़ा मांगे, उसमें लाइट मारेंगे तो वो कितना टेढ़ा भागेगा। हम कितना टेढ़ा करेंगे, तो मान लो हमको इधर से लाइट को भगाना है तो हम कितना टेढ़ा करके मारे जो इधर से हमको लाइट भाग जाए। सब कुछ देखना पड़ेगा ना। तो दिखाई दे रहा है ना उसमें भी। चलो, अब सबसे पहले इसको हम एक फिगर को ले लेंगे। फिगर के माध्यम से इसको हम समझेंगे। अगर इसको ये समझ में नहीं आया तुम तुरंत बोलना, हमको यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है। देखो, ये हम मान लेंगे मिरर है। ये ऐसे नीचे में कर रहे हैं, इसको क्या कर रहे हैं? कलरिंग कर रहे हैं। मिरर देखते होगे नीचे से है कलर किया रहता है। ये मान लो ए हो गया, या नहीं तो चलो मिरर नाम, ये M हो गया और M डैश हो गया। मिरर हो गया। ये मिरर समझते हो ना, दर्पण को बोलते हैं, जिसमें अपना चेहरा देखते हैं। ये दर्पण हो गया। इस पे मान लो हम एक लाइट जो है ऐसे करके, इस पे एक लाइट मान लो, एक टर्च का लाइट इस पे दिया है, रिफ्लेक्ट कर, इस पे तो हम दे रहे हैं ना। सबसे पहले तुमको पूछेगा, चलो यही सब डिफिनेशन क्लियर कर देंगे। तो प्रकाश जो हम ऐसे करके लाइट है तो वो ऐसे करके भाग जाएगा, ऐसे करके वो भाग जाएगा। भाग रहा है, हम इंडिकेट दिखला रहे हैं, एरो मतलब भाग रहा है, ये एरो मतलब आ रहा है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक लंब जो है अपने मन से हम दे देते हैं। लंब चलो अभी नहीं काम होता, पहले देख लो प्रकाश की मान लो ये ए है, ये बी है और ये सी है। मतलब ए बी रेखा जो है इस पे दर्पण पे आ रहा है, ए बी रेखा इस दर्पण पे आ रहा है ना, और बी सी जो है दर्पण से भाग रहा है। देखो यही से हम परावर्तन देखेंगे। अगर प्रकाश की किरण किसी सतह पे
प्रकाश की किरण किसी सतह पे टकरा के वो पुनः वापस लौट जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन। याद रहेगा, प्रकाश की किरण किसी सतह पे टकरा के, प्रकाश की किरण किसी सतह पे टकरा के पुनः लौट जाए, पुनः उसी सतह पे लौट जाए, पुनः उसी तल में लौट जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे? प्रकाश का परावर्तन। देख रहे होगे यहाँ पे AB जो है प्रकाश की किरण है जो किसी मिरर से टकरा गया है, मिरर से टकराया है ना, और पुनः जो उसी तल में ऊपर ही जो BC जो है भाग रहा है, ये नहीं जो नीचे भागा है, ऊपर ही भागा है, इसी को हम बोलते हैं प्रकाश की परावर्तन। परावर्तन और अपवर्तन में बहुत ज्यादा लोचा है, इसलिए इसको अच्छे से देखना है। परावर्तन किसको बोलते हैं और अपवर्तन किसको बोलते हैं। अभी हम परावर्तन की बात कर रहे हैं, रिफ्लेक्शन की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? परावर्तन की बात कर रहे हैं, रिफ्लेक्शन की बात कर रहे हैं। देखो ये AB है, ये AB क्या बोले थे? ये जो है ये AB जो दर्पण पे जो प्रकाश की किरण हम देते हैं उसको बोलते हैं आपतित किरण। आपतित किरण इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। चलो हम इधर से लिख देते हैं, इसको बीच में जगह भी चाहिए। इसको हम बोलते हैं आपतित किरण। आपतित किरण, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। आपतित किरण क्या बोलते हैं? आपतित किरण। और ये जो लौट के भाग गया, टकरा के भाग गया, उसको हम क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। इसको अच्छे से समझ जाएंगे तो तुमको फिजिक्स में कहीं पे भी दिक्कत नहीं होगा, बस यही समझना है। परावर्तित किरण इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे। अब थोड़ा स्टैंडर्ड भी बनना है, इंग्लिश भी जानना है, ये नहीं जो अब हमेशा हिंदी ही जानेंगे, इंग्लिश भी थोड़ा बहुत जानना है। आप लोग, तुम लोग 10th का बच्चे हो, फर्स्ट क्लास का नहीं हो, 1-2 का नहीं हो, इंग्लिश भी जानना जरूरी होता है। ये हो जाएगा रिफ्लेक्टेड रे, ये हो जाएगा इंसिडेंट रे। और इसको हम क्या करते हैं? बीच में एक लंब दे देते हैं। क्या दे देते हैं? बीच में एक सीधा सा लंब दे देते हैं, सीधा सा लंब दे देते हैं। इसी को हम बोलते हैं अभिलंब। अभिलंब, इसको हम बोलते हैं अभिलंब। पैरेलल जो देते हैं उस पर। अब देखो आपतित किरण किसको बोलते हैं? आपतित किरण बोलते हैं जो ऐसा किरण जिसको हम किसी वस्तु पे देते हैं या किसी वस्तु पे आता है, उसको बोलते हैं आपतित किरण। वैसा किरण जो किसी वस्तु से टकरा के लौटता है उसको बोलते हैं परावर्तित किरण। अभिलंब तो हम इस पे दिए ही हैं। इतने चीज को हमको देखना है। देखो यही आपतित किरण और अभिलंब के बीच में एक कोण बन रहा है या नहीं बन रहा है? ये तो कोण बन रहा है ना, एंगल बन रहा है ना ये। और इस दोनों परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में भी कोण बन रहा है ना। ये इंसिडेंट रे हो गया, इसीलिए इस कोण को हम I से इंडिकेट करते हैं। और ये रिफ्लेक्टेड रे हो गया, इसीलिए हम इसको R से बोलते हैं। ये हो जाएगा इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस, आपतित कोण। और ये हो जाएगा परावर्तित कोण। इससे आगे अब हम चलेंगे परावर्तन के नियम क्या होता है। परावर्तन के नियम सबसे ज्यादा मेन VVI होता है परावर्तन का नियम, जिसको हम एक दिन में लेंगे और उसको हम पूरा क्लियर करके देखेंगे। यहाँ पे कोई दिक्कत है इसको समझने में, इस डायग्राम को समझने में? इस डायग्राम को अगर तुम समझ गया तो समझो सब कुछ समझ गया। ये डायग्राम जो है, इस डायग्राम को अपने कॉपी पे 2-3 बार कम से कम बनाओगे तब तुमको समझ में आएगा। ये क्या हो गया? ये मिरर हो गया। ये जो इस पे हम रे दिए हैं तो ये क्या हो जाएगा? ये इंसिडेंट रे हुआ, जो दर्पण पे पड़ रहा है, जो रे दर्पण पे पड़ रहा है, जो किरण दर्पण पर दे रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं? आपतित किरण। जो दर्पण से लौटता है उसको हम क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण। अभिलंब और आपतित किरण के बीच को कोण को क्या बोलते हैं? आपतन कोण। इंग्लिश में बोलते हैं आई को क्या बोलते हैं? आपतन कोण। आपतन कोण याद रखना, आपतन कोण। आर को क्या बोलते हैं? परावर्तन कोण। परावर्तन कोण ये सबसे ज्यादा VVI है, ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी, इसीलिए इसको याद रखना। इस दोनों को तुम याद रखना। आपतन कोण किसको बोलते हैं? आई को बोलते हैं आपतन कोण, आर को बोलते हैं परावर्तन कोण। और ये डायग्राम कम से कम तुमको अपने कॉपी पे 5 बार बनाना है। जब तक नहीं बनाओगे समझ में नहीं आएगा। और ये समझ लिया तो समझो लाइट चैप्टर तुम समझ लिया। इसी में सब कुछ है। इस क्लास को भी हम यहीं पे रोकते हैं, अगले दिन देखेंगे, कल देखेंगे इससे आगे प्रकाश की परावर्तन, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और अभी ये डायग्राम जो है अच्छे से समझना है। चलो बढ़ाते हैं और देखते हैं कल का जो फिजिक्स पढ़ रहे थे उससे आगे हम पढ़ते हैं। कल जो फिजिक्स का मेरा टॉपिक था वो था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट।
जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन बिल्कुल बेसिक से लेके चलते हैं, जो कहीं पे भी कोई समझने में दिक्कत न हो। आप लोग को पहले ही हम बतला दिए थे, ये टॉपिक जो है सीबीएसई और बिहार बोर्ड, सीबीएसई और बिहार बोर्ड दोनों के लिए है, इसलिए दोनों बच्चे अच्छे से देखेंगे और ध्यान देंगे इस पे। कल हम प्रकाश के बारे में देखे थे, प्रकाश के जो भी प्रॉपर्टी है उसके बारे में देखे थे। प्रकाश कितने टाइप्स के होते हैं, प्रकाश के जितने स्रोत होते हैं, सोर्स होते हैं। किरण पुंज के बारे में देखे थे, किरण के बारे में देखे थे। किरण पुंज कितने टाइप्स के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। एक बार हम पिछले क्लास को रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले किरण पुंज जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं अभिसारी किरण पुंज, एक होते हैं समांतर किरण पुंज, और एक क्या होते हैं अपसारी किरण पुंज। अपसारी डायवर्जिंग बीम, पैरेलल बीम और कन्वर्जिंग बीम, ये 3 होते हैं। उसके बाद हम लोग देखे थे दीप्तमान वस्तु और अदीप्तमान वस्तु, ल्यूमिनियस और नॉन ल्यूमिनियस। उसके बाद देखे थे पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी देखे थे। उसके बाद कुछ थोड़ा बहुत हम परावर्तन भी देखे थे। फिर आज हम उसी से वहीं से क्लास को आगे ले जाते हैं। देखते हैं सबसे पहले प्रकाश की परावर्तन में हम देखे थे। तो सबसे पहले एक मिरर हम बनाए थे, जो कि ये मिरर था मेरा, एक मिरर बनाए थे। चलिए, ये M और M' मिरर बनाए थे। इस पे क्या किए थे, एक लाइन ऐसे करके इस पे आ रहा था और इसी दिशा में ये जा रहा था, और ऐसे करके इस पे अभिलंब डाले थे। इसको यहीं से समझना है। कल भी हम आप लोग को बोले थे, इसको अच्छे से समझना है और गौर से समझना है, क्योंकि इसी में सारा फंडा है। इसको नाम दे दिए A, इसका नाम दे देते हैं B, ये दे देते हैं O और ये दे देते हैं N। इसके बीच में दे देते हैं एंगल जो होता है I, और इसके बीच में एंगल होता है R। देखिए, सबसे पहली बात है, कल ही हम आप लोग को बतलाए थे जी, ये जो होता है, ये रे जो इस पे आ रहा है, इसको बोलते हैं हम आपतित किरण। क्या बोलते हैं? आपतित किरण, इंसिडेंट रे। ऐसा किरण जो किसी सतह से टकराता है, किसी सतह पे पड़ता है, उसको कौन सा किरण बोलते हैं? ऐसा किरण जो किसी सतह पे पड़ता है, ऐसा किरण जो किसी सतह पे पड़ता है, उसको क्या बोलते हैं? आपतित किरण, इंसिडेंट रे। ये हो गया इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे का परिभाषा लिखाने का कोई काम नहीं। किसको बोलते हैं? ऐसा किरण जो कि किसी सतह पे पड़ता है, उसको हम क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे, आपतित किरण। और उसके जस्ट विपरीत ये किरण, देखिए यहाँ एरो से भी हम समझाएं। ये एरो किधर आ रहा है? सतह पे पड़ रहा है, मिरर पे पड़ रहा है, ये एरो ऐसे एरो, और ये एरो देख लो यहाँ पे भाग रहा है ऊपर की ओर। ऐसा किरण जो किसी सतह से टकराकर ऊपर की ओर जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको परावर्तित किरण। जो टकरा के ऊपर की ओर भाग जाता है उसको बोलते हैं परावर्तित किरण, और जो किसी सतह पे टकराता है उसको बोलते हैं आपतित किरण। ये हो जाएगा मेरा A O। यहाँ पे आपतित किरण कौन हो जाएगा? A और O, ये हो जाएंगे आपतित किरण। और परावर्तित किरण के लिए हो जाएगा O और B, जो कि ये सतह से टकराकर ये M और M' से टकरा के पुनः वापस लौट रहा है, तो उसको हम कौन सा बोलेंगे? परावर्तित किरण। इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड, REFLECTED, रिफ्लेक्टेड रे। और हिंदी में बोलते हैं परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। और इसको बोलते हैं हम इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे, आपतित किरण। आपतित किरण हो गया। ये भी जो ऐसा किरण जो किसी सतह पे टकराता है, किसी सतह पे पड़ता है, उसको क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे, आपतित किरण। और ऐसा किरण जो किसी सतह से टकरा के पुनः लौट जाता है, वापस लौट जाता है, उसको बोलते हैं परावर्तित किरण या रिफ्लेक्टेड रे, जो कि यहाँ पे हम दिखा दिए एरो से भी। और इस बीच में हम क्या करते हैं? एक एरो ये ऐसे करके एक अभिलंब दे देते हैं। क्या देते हैं? अभिलंब देते हैं बीचों बीच। अभिलंब देख रहा होगा, जो अभिलंब नीचे की ओर भी आ रहा है और पुनः जो है ऊपर की ओर जा रहा है। आप लोग का हम ध्यान चाहेंगे, अच्छे से देखिएगा इस पे। ये जो है अभिलंब नीचे की ओर भी जा रहा है और ऊपर की ओर जा रहा है। इसमें बहुत सारे राज छुपा हुआ है, जो कि अभी हम इसको डिटेल में बतलाने जा रहे हैं। जो एरो ये क्यों नीचे की ओर भी है और ऊपर की ओर भी है ना? इसमें 2 एरो, इसमें एक ही है, इसमें भी एक ही है। आखिर इस दोनों में एक ही है। ये इधर आ रहा है, ये उधर जा रहा है, तो ये क्यों फिर इधर ही भी आ रहा है और ये उधर भी जा रहा है? नीचे की ओर भी और ऊपर की ओर भी
ये क्यों जा रहा है। ये हो गया नॉर्मल, जिसको क्या बोलते हैं नॉर्मल, नॉर्मल, और हिंदी में क्या बोलते हैं अभिलंब, अभिलंब। चलिए, और आपतित किरण और अभिलंब, आपतित किरण और अभिलंब, इन दोनों के बीच में कुछ एंगल बन रहा है, कोण बन रहा है। आपतित किरण ये अभिलंब हुआ ना, समझ, यहाँ तक समझ में कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ तक ये दोनों तो अभिलंब हुआ, ये अभिलंब हुआ, ओ और एन अभिलंब हुआ, और ये क्या हुआ ए और वो हो गया आपतित किरण। आपतित किरण और अभिलंब के बीच में एक कोण बन रहा है, उसको कौन सा कोण बोलेंगे, आय, आय बोलते हैं, आय, और इसी को बोलते हैं आपतन कोण। क्या बोलते हैं, आपतन कोण, आपतन कोण, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। आय को बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, आपतित कोण। अगर तुमसे पूछ दे जो आपतन कोण किसको बोलते हैं, ये कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है, जो आपतन कोण किसे कहते हैं या आपतन कोण क्या होता है, तो डायरेक्ट बतलाएंगे जो आपतित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण होता है उसको हम क्या बोलेंगे, आपतन कोण। आपतन कोण किसको बोलेंगे, आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसको आपतन कोण, आपतन कोण बोलेंगे। उसी तरह परावर्तन कोण कौन हो जाएगा, अभिलंब और रिफ्लेक्टेड परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बनता है उसको कौन सा बोलेंगे, कोण हम परावर्तित किरण, जिसको हम आर से इंडिकेट करते हैं, आर से करते हैं ना, ये हो जाएगा परावर्तन कोण, परावर्तन कोण। ये हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यहां तक कोई समझने में दिक्कत, अगर ये नहीं समझोगे तो आगे कुछ भी नहीं समझोगे। कल भी हम बोले थे, पिछले वाले वीडियो में भी आप लोग देख सकते हैं, ये जो है ये हो गया इंसिडेंट रे, ये हो गया नॉर्मल, ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल होता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, या डेट इज आपतन कोण। और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का जो कोण होता है उसको बोलते हैं परावर्तन कोण, परावर्तन कोण या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये दोनों हो गए यहाँ पे क्लियर। अब जो होता है यहाँ से मेन टॉपिक जो है, जो एक चीज हम देखते हैं, जो ये तो समझ गए आई किसको बोलते हैं और आर किसको बोलते हैं, आई किसको बोलते हैं आपतन कोण को, और आर किसको बोलते हैं परावर्तन कोण को। यहाँ से एक नियम है जो कि हमेशा एग्जाम में 2 नंबर में पूछा जाता है। कितने नंबर में पूछा जाता है, 2 नंबर। और बिहार बोर्ड के लिए 2 नंबर बहुत ही वीवीआई होता है, 1 नंबर वीवीआई होता है, 1 नंबर से भी कोई फेल हो जाता है। यहाँ से आ गया तुम्हारा परावर्तन के नियम, परावर्तन के नियम, इसको रट ही जाना है जैसे भी हो। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम किसको बोलते हैं वो देखना है हमको, और परावर्तन के नियम होते क्या है उसको भी देखना है। देखो जैसे हम देख रहे हैं, जो ये मान लो एक ये मिरर हो गया, इसको हम ऐसे किया, ऐसे ही भाग गया है, नहीं भागा है ना, कहाँ भागा, ये नहीं भागा, ये भी ऐसे करके भागा है। ये तो बीच में नॉर्मल दिया, अपने मन से दिया है ना, मालूम ऐसे ही दी है, ऐसे आया तो नीचे को ऐसे करके वो नहीं भागा है, नहीं भागा है ना। आखिर किस कारण से ऐसे ही भागा है, कुछ तो नियम होगा ना। तो परावर्तन का जो भी नियम को फॉलो करता है, रे जो होता है जिस भी नियम को फॉलो करता है उसको हम बोलते हैं परावर्तन के नियम। क्या बोलते हैं, परावर्तन के नियम, परावर्तन के नियम बोलते हैं इसको। वैसे परावर्तन के नियम कहते किसको भी है, उसको भी हम डिफिनेशन अगर चाहोगे तो डिफिनेशन में क्लियर कर देंगे। प्रकाश की किरण जिस नियम का पालन करते हुए वापस लौटता है, प्रकाश की किरण जिस नियम का पालन करते हुए किसी सतह से टकराकर पुनः लौट जाता है उसको बोलते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। किसको बोलते हैं प्रकाश के परावर्तन का नियम, देखो प्रकाश की किरण जिस नियम को पालन करते हुए पुनः लौट जाता है उसको बोलते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम। ये तो किसी नियम को फॉलो कर रहा है ना, अगर नियम को फॉलो नहीं करता तो अपने मन से कभी इधर भाग जाता, कभी उधर भाग जाता, कभी इधर भाग जाता, लेकिन ऐसे तो नहीं भागता है। हम भी टेढ़ा नहीं भागा है, जैसे जो हुआ वैसे भाग रहा है। और तुमको ये भी बतलाइए एरो का यहाँ पे बहुत ज्यादा वैल्यू है। अब क्या वैल्यू है उससे आगे हम देखेंगे। आखिर ये एरो में एक ही है, इसमें भी एक, ये एरो नीचे की ओर जा रहा है, ये एरो ऊपर की ओर जा रहा है। एरो का साइन तो समझते हो ना, ये नीचे की ओर आ रहा है, ये ऊपर की ओर जा रहा है, और ये एक बार नीचे की ओर भी आ रहा है और एक बार ऊपर की ओर भी जा रहा है। आखिर क्या है जो ये दोनों जा रहा है, और ये दोनों एक ही की बात जा रहा है।
इसको हम देखते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम। समझ गया? इसको बोलते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश के किरण जिस नियम का पालन करते हुए किसी सतह से टकराकर पुनः वापस लौट जाता है उसको हम बोलते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम। अब देखना है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? तो जनरली प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। सामान्यतः प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं जो कि बहुत ही जरूरी होता है। प्रकाश के परावर्तन के बहुत ही नियम होता है। इसको समझने के लिए सबसे पहले हम एक बात को समझते हैं। जैसे देखो ये मेरा हाथी हुआ, हाथी है, हाथ है नहीं, इससे ऊपर एक भाग हो गया, इससे नीचे एक भाग हो गया, हुआ ना? इससे नीचे एक समतल हुआ, उससे नीचे एक समतल हुआ या नहीं हुआ? उसी तरह ये लाइन जो है, लाइन इससे ऊपर एक भाग हो गया और इससे नीचे एक भाग हो गया, हो गया या नहीं हो गया? चलो, तो सबसे पहला नियम इसका क्या है वो देख लेते हैं हम। प्रकाश के परावर्तन के पहला नियम क्या है वो देख लेते हैं। देखो यहाँ पे सबसे प्रकाश के परावर्तन के पहला नियम है, इसको हम क्या बोलते हैं? इस रे को आपतित किरण। इसको क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण। इसको क्या बोलते हैं? अभिलंब नॉन। ये तीनों देख रहे हो ऊपर में, ये कोई नीचे आया है? नहीं आया ना। पहला नियम यही हो गया, प्रकाश आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। एक ही तल में है ना? चलो लिख भी देते हैं, अगर लिखना है तो लिख लो। आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण और ये तो हम आपतन बिंदु, ये क्या हो जाते हैं? इसको हम बोलते हैं आपतन बिंदु। क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु। और आपतन बिंदु पे ही हम अभिलंब खींचे है ना। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब। आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, खींचा गया अभिलंब, अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। यहाँ पे हम आप लोग का ध्यान चाहेंगे और जितना ये अच्छे से हो जाएगा। हमेशा बोलते हैं बिहार बोर्ड में भी ये पूछता है और सीबीएसई में भी ये पूछता है। तो क्वेश्चन बहुत जरूरी है और इसके बिना आगे तुम क्वेश्चन के एग्जाम के लेके अगर कोई भी बच्चा कहीं पे भी जाता है और कोई उसके पेरेंट्स या कोई उससे कभी भी पूछ देता है, जो लाइट चैप्टर पढ़े हो तो बोलेगा हाँ प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, तो प्रकाश पूछ लेगा। ऐसे कोई पूछ देता है, बोल दोगे 2, पूछेगा क्या क्या नियम होते हैं, तो वो भी तो बोलना पड़ेगा ना। तो हमेशा गाँव घर में भी रहने के लिए जरूरी है। कोई पूछ देगा तो तुम लाइट चैप्टर पढ़े हो तो बतला प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, बोलोगे 2 तो बतला वो कौन कौन होते हैं। कौन होते हैं? प्रकाश, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों क्या होते हैं? एक ही तल में होते हैं। अब देखो एक चीज और हम तुमको बतलाते हैं। अगर हम, तुम गौर करके कभी भी देखना, अगर हम टॉर्च ऐसे तिरछा करके इस पे मार रहे हैं, उसका लाइट जो रिफ्लेक्ट होगा ऐसे तिरछा करके भागेगा। अगर हम लाइट को फिर इतना टेढ़ा करके ये करेंगे तो लाइट भी इतना टेढ़ा करके भागेगा। हमेशा वो जाएगा ही ऐसे जाएगा, वही तो उसका नियम है। इसलिए देख रहा होगा जितना ये टेढ़ा आया है उतना ही टेढ़ा ये भागा है ना। इसीलिए हम बोल सकते हैं ये कोण जितना बड़ा होगा, जितना कोण ये होगा उतना ही कोण ये होगा। अगर ये 60 डिग्री होगा तो ये भी 60 डिग्री होगा। अगर ये 20 डिग्री होगा तो ये भी 20 डिग्री होगा। अगर ये 50 डिग्री होगा तो ये भी 50 डिग्री होगा। जितना ये होगा उतना ही ये भी होगा। इससे क्या निष्कर्ष आया? एंगल आई बराबर एंगल आर, दोनों बराबर हुआ ना। दूसरा क्या हो गया? एंगल आई बराबर एंगल आर। ये तो आई और समझ गया किसको बोलते हैं? आई किसको बोलते हैं? आपतन कोण को। आर किसको बोलते हैं? परावर्तन कोण को। यही तो आप परावर्तन के नियम हो गया। परावर्तन के कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। कौन कौन? एक आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा क्या होता है? आपतन कोण बराबर परावर्तन, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है। एंगल आई बराबर एंगल आर होता है। क्या होता है? एंगल आई बराबर एंगल आर होता है। अब देखो कभी कभी आप मिरर तो बहुत टाइप्स के होते हैं, ये तो हम तुमको मिरर में दिखलाए हैं। मिरर तो बहुत टाइप्स के होते हैं। एक देखा हुआ घर में चेहरा देखने के लिए, कभी कभी हम सैलून में जाते हैं तो वहां पे देखते हैं मिरर लगा हुआ, देखते हैं या नहीं देखते हैं? 4 चक्का का गाड़ी है तो उसके आगे में भी तो मिरर लगा रहता है जहाँ से ड्राइवर देखते हैं, वो भी मिरर देखते हैं। कभी कभी हम बाइक चलाते हैं, सब लोग बाइक में देखते हैं पीछे में साइड मिरर लगा रहता है।
मिरर तो सभी प्रकार का होता है। हाँ। अब हम सबसे मेरा मेन जरूरी है, तो ज्यादातर यूज हम लोग करते हैं समतल दर्पण का, अपने चेहरा देखने का। सबसे ज्यादा हम देखेंगे जो समतल दर्पण में कैसे क्या होता है, परावर्तन कैसे होता है। और एक चीज अभी ध्यान देना, अभी तुमको हम बतलाए हैं जितने डिग्री पर हम इसको भेजेंगे उतना ही डिग्री पे वो भागेगा। बोले हैं या नहीं बोले? हाँ। 60 डिग्री पर भेजेंगे तो 60 डिग्री पर वो भागेगा। भागेगा। अगर हम 90 डिग्री पर भेजेंगे तो कितना डिग्री पर भागेगा? 90 डिग्री। 90। इसलिए ये 90 डिग्री का एंगल साइन कैसे होता है? ऐसे ही होता है ना। हाँ। इसीलिए ये ऐसे है तो इसलिए ऊपर ही भागेगा 90 डिग्री। हाँ। इसीलिए एक बार नीचे भी है और एक बार ऊपर ही भी गया। समझा? तुमसे यही कभी कभी पूछ देगा, समतल दर्पण पर समतल दर्पण पर प्रकाश की किरण जो पड़ता है तो कितने डिग्री पे लौटेगा? कितने डिग्री पे? 90 डिग्री पे। ये भी पूछ देगा, अगर 90 डिग्री पर किसी प्रकाश को हम आपतित कर रहे हैं तो कितने डिग्री पे वो परावर्तित होगा? 90 ही डिग्री पे। जब भी 90 डिग्री की बात है तो कितना हो जाएगा? 90 डिग्री पर होगा। ये भी पूछ देगा समतल दर्पण पर, इसको मिटा सकते हैं आप? हाँ। यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो, समतल दर्पण से और ऑब्जेक्टिव एक क्या पूछेगा? एक चीज देखो, अभी तुमको हम बतलाए थे जितने डिग्री पर भागेगा उतना ही डिग्री पे वो, जितने डिग्री पे आएगा उतना ही डिग्री पे भाग जाएगा। तो मान लो ये मिरर है, ये मिरर हुआ। समतल दर्पण कौन हुआ? समतल दर्पण, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्लेन मिरर। क्या बोलते हैं? प्लेन मिरर। ये M और M डैश, M और M डैश। मान लो अगर हम 90 डिग्री पर दिए हैं, ये 90 डिग्री पे आया है, कैसे भागेगा ये? 90 डिग्री। दैट इज ऐसे इसी रास्ते पर भाग जाएगा ना वो। हाँ। इसी तरह देखना, तुम ऐसे करके किसी टॉर्च को मारोगे, डायरेक्ट ऐसे मारोगे तो तुम्हारे पूरा फेस पे ही आएगा, इधर उधर नहीं जाएगा कभी भी। नहीं होता है तो गौर करके देखना। इसलिए तुमको कभी कभी पूछेगा जो समतल दर्पण पर पड़ने वाले लंबवत किरण किस पथ पे लौटता है? समतल दर्पण पर पड़ने वाला अभिलंब लंबवत पड़ने वाला किरण उसी पथ पर पुनः लौट जाता है। देख रहे हो, समतल दर्पण पर ये अभिलंब पड़ रहा है, लंबवत पड़ रहा है ना। हाँ। किधर लौट रहा है? उसी पथ पर लौट गया ना पुनः। हाँ। ये तुम्हारा 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव फिक्स हो जाता है यहाँ से। अब हम देखते हैं प्रतिबिंब के बारे में, छाया जिसको बोलते हैं। किसको बोलते हैं? प्रतिबिंब। क्लियर दिखाई दे रहा है ना? हाँ। अब हम लोग छाया के बारे में देखते हैं। प्रतिबिंब जिसको बोलते हैं, इमेज बोलते हैं। इमेज के बारे में हम लोग अब थोड़ा बहुत देखते हैं, डिस्कस करते हैं। देखो, यहाँ पे भी देख रहा होगा, जो मेरा भी थोड़ा बहुत छाया यहाँ पे दिख रहा है। दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? हाँ। सब कुछ का छाया दिखता है। हाँ। कुछ देर में देखेंगे सूरज पे जैसे भी वो छाया छोटा हो बड़ा हो दिखता है, उसी को तो हम प्रतिबिंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रतिबिंब, इमेज बोलते हैं। सभी चीज का छाया दिखता है। हाँ। अब हम देखेंगे सबसे पहला बात है जो है प्रतिबिंब देखेंगे। प्रतिबिंब आखिर कहते किसको हैं और प्रतिबिंब होता क्या? प्रतिबिंब के बारे में देखें। प्रतिबिंब के बारे में कुछ पता है तुम लोग को? नहीं पता है? देखो, प्रतिबिंब कहते किसको? प्रतिबिंब कैसे मेरा बनता है? अंधेरा में देख लो कभी प्रतिबिंब बनते हुए? नहीं देखते हो प्रतिबिंब बनते हुए। प्रकाश की किरण जब किसी वस्तु से टकराता है, प्रकाश की किरण जब किसी वस्तु से टकराता है और टकराने के बाद जब किसी बिंदु पर मिलता है, टकराने के बाद जब किसी बिंदु पर मिलता है या मिलते हुए प्रतीत होता है, तब प्रतिबिंब बनता है। प्रकाश की किरण जब किसी वस्तु पे टकरा के किसी बिंदु पे मिलता है या मिलते हुए प्रतीत होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्रतिबिंब बोलते हैं। समझ में आया? प्रतिबिंब किसको बोलते हैं? हाँ। किसको बोलते हैं प्रतिबिंब? प्रकाश की किरण। मान लो प्रकाश की ये किरण, यहाँ पे एक आदमी है, ये एक आदमी है, हम तुमको यहाँ पर समझा रहे हैं। मान लो ये आदमी है, एक ये आदमी है। प्रकाश की किरण ये जो है प्रकाश की किरण जब इस पे टकराएगा और टकराने के बाद जब इधर आए या किधरो जाए, जब जहां पे भी आएगा, जब ये टकराएगा कहीं पे जाकर टकराएगा तब ना यहाँ पे कहीं भी इसका प्रतिबिंब बनेगा। छोटा बने या बड़ा बने, लेकिन बनेगा तो सही। हाँ। नहीं बनेगा, अगर नहीं टकराएगा तो इसको इधर लाके देखेंगे तो कहीं पे मिलते हुए तो प्रतीत होगा। हाँ। नहीं मिलेगा तो मिलते हुए प्रतीत होगा। हम कल्पना करेंगे जो आखिर मिलेगा कहाँ पे, तब उसका इमेज बनेगा। यही कारण है जो रात के समय में हम लोग का क्या होता है, इमेज नहीं बनता है। रात में देखते होगे प्रतिबिंब नहीं बनता है। प्रतिबिंब के बारे में समझ गया? हाँ। अब प्रतिबिंब 2 टाइप्स के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं प्रतिबिंब? 2 प्रकार के प्रतिबिंब होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब। 2 प्रकार के होते हैं।
अब देखो किसी किसी चीज को देखते हैं, मान लो दर्पण में, समांतर दर्पण, समतल दर्पण में, प्लेन मिरर में हम अपना ऐना देखने, अपना चेहरा देखने के लिए जाते हैं, मिरर में देखने के लिए जाते हैं ना। हम जाएंगे तो मेरा चेहरा दिखाई देगा, तुम जाओगे तो तुम्हारा चेहरा दिखाई देगा, कोई जाएगा तो बंदर जाएगा, बंदर का चेहरा दिखाई देगा, जो जैसे जाएगा उसका चेहरा दिखाई देगा ना, उसका चेहरा दिखाई देगा। तो हमेशा तो एक जैसा नहीं दिखाई देता है ना, नहीं। जो जाएगा उसका चेहरा दिखाई देगा, वो कौन सा प्रतिबिंब हो जाएगा? कल्पना कर रहे हैं ना, जो जाएगा उसका हो जाएगा, तो वो हो जाएंगे काल्पनिक, आभासी या काल्पनिक प्रतिमा। वही देखो, अगर किसी फोटो को हम खींच लेते हैं या पर्दा पे कहीं पे फिल्म चलता है या कुछ भी चलता है, प्रोजेक्ट पे क्लास चलता है, तो वो तो हमेशा उसी पे रहेगा ना, प्रोजेक्ट पे ही रहेगा ना। या कहीं पे हॉल में ही देखोगे पर्दा में फिल्म चल रहा है, तो हमेशा उस पे रहेगा ना। जब भी उस फिल्म को चलाएंगे तो वही आएगा ना कि हम वहाँ पे जाके चलने लगेंगे, वही हीरो हीरोइन जो भी रहेगा वो चलेगा। उसको बोलते हैं वास्तविक प्रतिबिंब, रियल प्रतिबिंब, रियल इमेज, और एक होता है वर्चुअल इमेज। पहला होते हैं वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब जिसको हम बोलते हैं रियल इमेज। क्या बोलते हैं? रियल इमेज। और दूसरा होता है आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब, आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब। काल्पनिक प्रतिबिंब जिसको बोलते हैं वर्चुअल इमेज। ये दोनों क्लियर है, वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब, दो प्रतिबिंब होते हैं। अब हम देखेंगे जो वास्तविक प्रतिबिंब किसको बोलते हैं, रियल इमेज किसको बोलते हैं, और वर्चुअल इमेज किसको बोलते हैं। अब ये तुमको हम प्रतिबिंब का डिफिनेशन बतलाए थे। जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु से टकराकर, जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु से टकराकर किसी बिंदु पर मिलता है या मिलते हुए प्रतीत होता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? प्रतिबिंब बोलेंगे। तो यहीं पे देखो दोनों का डिफिनेशन इसी में छुपा हुआ है, वास्तविक और आभासी का, दोनों इसी में छिपा हुआ है। जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु से टकराकर किसी बिंदु पर मिलता है, तब उसको, अगर मिलेगा तो वास्तविक प्रतिबिंब बोलेंगे, और मिलते हुए प्रतीत होगा तो काल्पनिक प्रतिबिंब बोलेंगे। कुछ है इसमें? वास्तविक प्रतिबिंब में यही हो जाएगा, जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु से टकराकर किसी बिंदु पर मिलता है, मिलता है क्या? नहीं, वास्तविक प्रतिबिंब का हम बतला रहे हैं। प्रकाश की किरण जब किसी वस्तु से मिल के, प्रकाश की किरण जब किसी वस्तु से टकरा के किसी बिंदु पर मिलता है, कंडीशन क्या है? मिलता है, मिलना चाहिए, तब वो क्या हो जाएगा? वास्तविक प्रतिबिंब। अगर नहीं मिलेगा, मिलते हुए प्रतीत होगा, तब उसको क्या बोलेंगे हम? आभासी प्रतिबिंब। उसी को बोलते हैं हम वर्चुअल इमेज। इसको समझाने का कोई, समझाना भी पड़ेगा? नहीं, अगर समझाना पड़ेगा तो बोलो। अब देखो कुछ कुछ गुण भी होते हैं वास्तविक प्रतिबिंब के और आभासी प्रतिबिंब के, कुछ कुछ प्रॉपर्टी होते हैं, वो जान लो। वैसे भी तुम बतला सकते हो, वास्तविक प्रतिबिंब का एक और डिफिनेशन होता है। वास्तविक प्रतिबिंब का पहले तो ये हो गया, जो जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु से टकराकर किसी बिंदु पर मिलते हुए मिलेगा, तब उसको हम क्या बोलेंगे? वास्तविक प्रतिबिंब। और दूसरा एक ये भी डिफिनेशन होगा, जिस प्रतिबिंब को हम पर्दा पे उतार सकते हैं उसको हम क्या बोलेंगे? वास्तविक प्रतिबिंब। और जिसको हम पर्दा पे नहीं उतार सकते उसको बोलेंगे हम काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब। क्लियर है यहाँ तक? प्रतिबिंब तक दिक्कत कोई नहीं। चलो यहाँ तक हम आज रहने देते हैं, प्रतिबिंब तक। अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट करें, लाइक करें वीडियो को, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। और कल हम लोग जो है, जो इसमें देखेंगे, जो पैरेलल मिरर से जो है, समांतर समतल दर्पण से जो है, समतल दर्पण से कैसे क्या प्रतिबिंब बनता है, उसके प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। चलिए आज इतना। चलिए आज हम लोग क्लास को फिर से आगे बढ़ाते हैं, आगे देखते हैं। कल हम लोग जो है इमेज के बारे में देखे थे, जो इमेज कैसे क्या होता है। दो टाइप्स के इमेज, पहले हम पिछले क्लास को एक बार देख लेते हैं। कल किस बारे में देखे थे? प्रतिबिंब के बारे में देखे थे। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, एक होते हैं रियल इमेज और एक होते हैं वर्चुअल इमेज। एक होते हैं वास्तविक प्रतिबिंब और एक होते हैं आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब उसको बोलते हैं जिसको हम पर्दा पे उतार सकते हैं, पर्दा पे ला सकते हैं, उसको बोलते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। और जिसको नहीं ला सकते उसको बोलते हैं आभासी प्रतिबिंब। एक और बोले थे, जो है किसी वस्तु से टकराकर किसी पॉइंट पे मिलता है, उसको कौन सा प्रतिबिंब बोलते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब। और जो मिलते हुए प्रतीत होता है उसको हम क्या बोलते हैं? आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब। अब हम देखेंगे जो घर में जो होता है समतल दर्पण, घर में
अपना चेहरा देखते हैं ना, उस दर्पण में जो प्रतिबिंब कैसे बनता है और क्या होता है वो देखेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक मेरा हुआ समतल दर्पण। समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। प्रतिबिंब का ये देखेंगे, इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर। इसको हमको अच्छे से देखना है, क्योंकि ये आगे तुमको जो इसी चैप्टर में या अगले चैप्टर में लेंस के बारे में जब भी पढ़ेंगे, लेंस या मिरर के बारे में पढ़ेंगे, कनकेव और कन्वेक्स मिरर के बारे में या लेंस के बारे में, तो हमको ये जब तक चिन्ह नहीं बनाने आएगा, प्रतिबिंब नहीं बनाने आएगा, इमेज नहीं बनाने आएगा, तब तक हम कुछ नहीं समझेंगे। इसीलिए इसको अच्छे से हम देखेंगे और आप लोग का हम ध्यान चाहेंगे। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक प्लेन मिरर ले लेंगे। एक हम ये प्लेन मिरर ले लिए, प्लेन मिरर हो गया ये। चलिए, ये प्लेन मिरर हो गया, इसका नाम हम एम और एम डैश देते हैं। मिरर हो गया। कल तुम लोग को हम बतलाए थे, ये एक लाइन आता है, लाइन लाता है मिरर पे दिया रहा है। इस लाइन को कौन सा लाइन बोलते हैं, आपतित किरण। और यही लाइन जो ऐसे करके लौट जाता है उसको कौन सा किरण बोलते हैं, परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। और मान लो हम यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट था ना, मान लो यहाँ पे कोई आदमी खड़ा हुआ है। क्या यहाँ पे कोई आदमी खड़ा है ना, कोई आदमी, मान लो यहाँ पे कोई आदमी खड़ा है, यही आदमी हो गया, ये आदमी हुआ ना। ये आदमी, मान लो ये आदमी कोई खड़ा है, ये आदमी कोई खड़ा है, ये आपतित किरण हो गया और ये यहाँ पे परावर्तित किरण जा रहा है। और बीच में क्या होता था, हम एक अभिलंब दे देते थे या नहीं देते थे, नॉर्मल देते थे। तो ये हो गया नॉर्मल, ये नॉर्मल हो गया। इस दोनों, इसके बीच के कोण को क्या बोलते थे, आय, आपतन कोण। और इसको क्या बोलते थे, आर, परावर्तन कोण। अब एक चीज तुम ही हमको बतलाओ, क्या ये कभी कहीं पे मिला है, क्या कहीं पे ये मिला हुआ है, नहीं मिला हुआ है ना। इसका मतलब इमेज तो कहीं नहीं बन रहा होगा, बन रहा है इमेज तो कहीं ना कहीं तो बनेगा। और कहीं पे मिल नहीं रहा है, क्या बोले थे, तो कौन सा इमेज बनेगा, कहीं पे मिलते हुए नहीं, कहीं पे नहीं मिल रहा है, तो कौन सा बनेगा, आभासी बनेगा। इसीलिए जो होता है समतल दर्पण में हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है। जैसे देखो, इसको हम कल्पना कर रहे हैं, अभी क्या कर रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं। इसे आगे ऐसे बढ़ाते हैं, जैसे इसको हम आगे बढ़ाएंगे, देखो ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, आ रहा है ना। देखो ये इमेज ऐसे बना, कल्पना किए ना। मान लो इसको हम ए दिए थे, बी दिए थे, तो ये क्या हो जाएगा, ए डैश हो गया और ये बी डैश हो गया, समझा। ये मान लो 5 मीटर था, तो ये भी 5 मीटर होगा। तो ये यहाँ पे समझ में आया या नहीं समझ में आया, समझ में आया। देखो यहाँ से हम बहुत चीज तुमको हम समझाएंगे, यहाँ से कैसे क्या होता है। ये तो पहले समझ गए, एक प्लेन, ये कोई आदमी खड़ा है यहाँ पे, कोई आदमी 5 मीटर का आदमी खड़ा है, इस पर से लाइट जा रहा है, परावर्तन के नियम से लाइट इधर भाग जाएगा, भाग गया। एक नॉर्मल दिए, ये लाइन कहीं पे कट नहीं रहा है, नहीं कट रहा है, इस एक जगह मिल नहीं रहा है। इसका मतलब प्रतिबिंब इसमें वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बन रहा है। तो प्रतिबिंब बनेगा, कोई ना कोई तो बनेगा, कोई ना कोई बनेगा। इसके लिए हम एक कल्पना की है, क्या किए हैं, कल्पना किए हैं, जो लाइन को थोड़ा हम बढ़ाएं तो यहाँ पे मिल रहा है, इसका मतलब यहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा, बन रहा होगा, बनेगा नहीं, बन रहा होगा। ये कल्पना किया ना, इसको हमेशा देखना होगा। चलिए, इसी से हम एक ये भी देखेंगे, समतल द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब द्वारा बने प्रतिबिंब का विशेषता हम देखेंगे, विशेषता देखेंगे। ये क्या क्या विशेषता होता है समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है, उसका आखिर विशेषता क्या सब होता है, कुछ बतला सकते हो आखिर उसका विशेषता क्या सब होता है। देखो, सबसे चीज हम बतलाते हैं, बैठो। देखो, ये सब कुछ तो ऊपर में है, ऊपर में है ना, ये नीचे में है। इसका मतलब दर्पण से पीछे बनता है ना, ये पीछे वाला भाग है ना। समतल द्वारा कौन सा प्रतिबिंब बनता है, समतल द्वारा प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। कहाँ बनता है, पीछे बनता है। कौन सा प्रतिबिंब बना है, वास्तविक या काल्पनिक, काल्पनिक। तो समतल दर्पण में कौन सा प्रतिबिंब बनता है, काल्पनिक। ये बहुत जरूरी है,
रट लेना है इसको। समतल दर्पण में कौन सा प्रतिबिंब बनता है? काल्पनिक। काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। कहाँ पे बनता है? पीछे। दर्पण के पीछे बनता है। और मतलब जितना ये है उतना ही ये है ना। हाँ। जितना वस्तु की ऊंचाई होती है उतना ही वस्तु प्रतिबिंब की भी ऊंचाई होती है। जितना बड़ा वस्तु रहेगा, तुम जितना बड़ा रहोगे उतना ही बड़ा ये भी रहेगा। एक चीज देख लो, ये सीधा बन रहा है या उल्टा बन रहा है? सीधा। सीधा कैसे बन रहा है? इसका सर जो है ऊपर है, उल्टा इसका है। सर नीचे है, उल्टा उल्टा है। इसलिए देखोगे जब हम अपना ये हाथ उठा देंगे दर्पण में, अपना ये हाथ उठाएंगे दाहिना हाथ, तो देखोगे दर्पण में बायां हाथ उठेगा। अच्छे से देखना। हाँ। इसीलिए वो क्या होता है, प्रतिबिंब कैसा बनता है? उल्टा। उल्टा बनता है। अब एक चीज और बताओ, प्रतिबिंब जो है, प्रतिबिंब इतना तो देख लिया, प्रतिबिंब जितना तुम दर्पण से जितना आगे रहोगे, देखो दर्पण से जितना आगे है उतना ही पीछे दर्पण से बना है प्रतिबिंब। हाँ। अब ये नहीं जो दर्पण से हम 1 मीटर की दूरी पे है तो प्रतिबिंब 10 मीटर की दूरी पे चला जाएगा। अगर हम 1 मीटर की दूरी पे है तो ये भी 1 मीटर की दूरी पे बनेगा। इतना समझ में आया? हाँ। इसकी क्या क्या विशेषता है? पहला विशेषता है तो प्रतिबिंब जो है काल्पनिक बनेगा। दूसरा, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा। तीसरा, दर्पण प्रतिबिंब क्या होता है? उल्टा होता है। तीसरा क्या होता है? प्रतिबिंब जो होता है सीधा होता है, उल्टा होता है। और जितना बड़ा वस्तु होता है उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बनता है। इतना समझ में आ गया? यही एक चीज और, जितना वस्तु की दूरी होती है उतना ही प्रतिबिंब की दूरी होती है। अब चलो हम 2-3 चीज और देखेंगे, जो वक्र सतह से कैसे परावर्तन। ये तो हम समतल दर्पण से देख लिए ना, समतल दर्पण से देख लिए। अब हम देखेंगे, इसको अच्छे से देखना, अब हम देखेंगे जो वक्र सतह से कैसे क्या होता है। टेढ़ा मेढ़ा से भी तो परावर्तन होगा ना कभी, हाँ। होता है नहीं होता है? इसका सबसे मेन एक एग्जाम्पल, एक तुम एक चम्मच ले लेना, स्पून चम्मच जो होता है, उसमें देखोगे तो एक साइड समतल दर्पण का हो जाता है, मतलब दोनों साइड अलग अलग बिहेव करेगा। एक में देखोगे तुम्हारा चेहरा अच्छा से दिखाई देगा और दूसरे साइड से देखोगे तुम्हारा चेहरा बहुत लंबा दिखाई देगा। इस बात पे अच्छे से ध्यान देना। अब हम देखेंगे किसके बारे में देखेंगे? गोलीय दर्पण के बारे में। गोलीय दर्पण नाम से ही है गोलीय दर्पण, तो दर्पण कैसा होगा? गोला होगा। देखियो कहीं पे गोलीय दर्पण नहीं देखा होगा। गोलीय दर्पण का पार्ट देखा होगा, एक भाग देखा होगा। देखो गोलीय दर्पण किसको कहते हैं? गोलीय दर्पण उस दर्पण को बोलते हैं, जैसे देखो हम पहले फिगर बना देते हैं, पूरा उतना गोला तो नहीं हुआ पर एक गोला होना चाहिए। गोलीय दर्पण उस दर्पण को बोलते हैं जिसका भाग एक खोखले गोले का बना हो। ये खोखले गोले का बना हुआ है ना, गोलीय दर्पण एक खोखले गोले का बना हुआ है। इसी को हम 2 पार्ट में बांटते हैं, 2 पार्ट में बांट देते हैं। 2 पार्ट में बांट दिए, 2 पार्ट में बांटे तो देखो एक पार्ट तुमको ऐसे मिला होगा और एक पार्ट ऐसे मिला होगा, मिला है ना। इसका ये वाला पार्ट रंगा हुआ है, कलर किया हुआ है, और एक का ये पार्ट कलर किया हुआ है नहीं है? हाँ। यही 2 दर्पण हो जाते हैं। कौन कौन दर्पण हो जाते हैं? इसको 2 भाग में बांट देते हैं। एक हो जाता है अवतल दर्पण, जैसे मान लो बाहर से है ना अवतल, और एक हो जाता है, देखो ये क्या है, इसका मतलब ये जिधर से रंगा हुआ है ना उधर से तो परावर्तन नहीं होगा। परावर्तन वाले हमको को देखना है। देखो ये परावर्तन वाला सतह है ना, परावर्तन वाला ये उठा हुआ है ना, उठा हुआ उत्तल, उठा हुआ है तो उसको हम क्या बोल देंगे? उत्तल दर्पण। धसा हुआ है ना, अपने आप ही हो जाएगा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण समझ गया किसको बोलते हैं? उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण किसको बोलते हैं समझ गया? अब मेन बात है, थोड़ा हम गोलीय बातें को डिटेल से देखते हैं। गोलीय दर्पण जैसे कि ये नाम से ही ये स्पष्ट है, ये 2 शब्दों से मिलके बना है। जैसे यहाँ पे देख रहे होंगे आप, नाम से ही है गोलीय और दर्पण। गोलीय और दर्पण, देखिए 2 चीजों से मिलके बना है, गोलीय और एक दर्पण से। एक हो जाएगा गोलीय और एक हो जाएगा दर्पण, अर्थात ऐसा दर्पण जो कि गोला हो। कैसा दर्पण? एक ऐसा दर्पण जो कि गोले आकार का हो। इसका डिफिनीशन यहीं से निकलता है, ऐसा दर्पण जिनका भाग जो है परावर्तक सतह जो होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है खोखले गोले का भाग हो, उसको हम क्या बोलेंगे? गोलीय दर्पण। ऐसा दर्पण जिनका परावर्तक सतह जो होता है, जिनका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होता है, एक खोखले गोले का एक भाग होता है, एक पार्ट होता है, उसको बोलते हैं गोलीय दर्पण। इसका फिगर ऐसे हो जाएगा, पूरा एक गोला हो गया, ये हो गया गोलीय दर्पण हो गया। इसको अगर गोलीय दर्पण होता है, क्योंकि गोला भी है
और दर्पण है रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अगर इसी को हम बीच से काट देते हैं, दो दर्पणों में, दो मिरर में क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। एक मिरर तो ये ऐसे आ गया है और एक मिरर ऐसे आ जाता है। एक ये हो गया ये भाग, ये इधर से अगर पेंट कर देते हैं तो प्रावर्तिक सतह ये हो जाता है, रिफ्लेक्टिव सरफेस ये हो जाता है। और इसमें अगर हम इधर से कर देते हैं, पेंट कर देते हैं, कलई कर देते हैं, तो इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये हो जाएगा। जैसे ये हो गया इसका, तो ये देखिए इसको अब हम ये करना है, जो कौन है इसमें उत्तल दर्पण है और कौन अवतल दर्पण है, कौन कनकेव मिरर है और कौन कन्वेक्स मिरर है। इसी बात को हमको अब देखना है और अच्छे से और आगे में डिटेल की ओर जाना है। चलिए अब एक कन्वेक्स और कनकेव के बारे में देखना है। एक हो जाता है इसमें क्या हो जाता है, कन्वेक्स हो जाता है, और एक क्या हो जाता है, कनकेव हो जाता है। एक कन्वेक्स मिरर हो जाते हैं और एक कन्वेक्स मिरर हो जाते हैं। कन्वेक्स मिरर को जो है, कन्वेक्स मिरर को हम उत्तल दर्पण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उत्तल दर्पण बोलते हैं। और कनकेव मिरर को क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण बोलते हैं, अवतल दर्पण बोलते हैं। कन्वेक्स मिरर को उत्तल दर्पण बोलते हैं, जबकि कनकेव मिरर को अवतल दर्पण बोलते हैं। यही एक गोला है, इसी गोला को हम दो भागों में काटे हैं, दो भागों में डिवाइड किए हैं। एक ये पार्ट आ गया, ये वाला पार्ट आ गया, ये ए हो गया और ये बी हो गया। यहाँ पे दो फिगर बनता है ना, अगर इसी को सटाएंगे तो गोला बन जाएगा। इसी गोला में दो पार्ट किए, एक ए हो गया और एक बी हो गया। लोग का ध्यान चाहेंगे यहाँ पे, यही समझने लायक है। अगर यहाँ से ये किया हुआ, ये डॉटेड लाइन है तो ये पेंट किया हुआ है, इसका मतलब इधर से ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा। कुछ भी रिफ्लेक्टेड होगा तो किधर से होगा, ये इधर से होगा। इसमें इधर से गोला किया है तो कुछ भी रिफ्लेक्टेड होगा तो किधर से होगा, इधर से होगा, अंदर से होगा। अब देखिए हमको यही पहचानना बहुत जरूरी हो जाता है, कौन कनकेव मिरर है और कौन कन्वेक्स मिरर है, कौन उत्तल दर्पण है और कौन अवतल दर्पण है। कल वाले वीडियो में भी बतलाए थे। ये जो है देखिए, इधर से इसका हमको रिफ्लेक्टिंग सरफेस देखना है। कौन सा सरफेस देखना है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस देखना है। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये हुआ इसका बाहर वाला ना, इसका ये देखेंगे जो अगर कैसा है, उठा हुआ है ना, उठा हुआ, इधर से उठा हुआ है, इसलिए उसको हम क्या बोलेंगे, उत्तल, उत्तल दर्पण। याद करने के लिए, अगर जो दर्पण का रिफ्लेक्टिंग सरफेस उठा हुआ हो उसको कौन सा बोलेंगे, उत्तल दर्पण बोलेंगे। दैट इज, इसको बोलेंगे कन्वेक्स मिरर। कौन बोलेंगे, कन्वेक्स मिरर। और जैसे ये पता चल गया तो ये तो कौन सा मिरर हो जाएगा, ये उत्तल हो गया तो ये कौन सा हो जाएगा, अवतल, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। ये हो जाएंगे कनकेव मिरर, ये हो जाएगा कनकेव मिरर। यही दोनों मेन बातें हमको देखना है। ये कन्वेक्स हो जाएगा और ये कनकेव मिरर हो जाएगा। ठीक है सब कुछ, ये कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर हो जाएगा और ये कनकेव मिरर हो जाएगा। इसी बातों को ध्यान देना है, जो उत्तल दर्पण कौन होता है और अवतल दर्पण क्या होता है। ये दोनों बात क्लियर है। ये दोनों बात जब भी क्लियर है तो आगे हम देखेंगे जो स्फेरिकल मिरर में कुछ टर्म्स होते हैं, वो जान लेंगे तो आगे जैसे इससे जो भी इमेज बनता है, इमेज दो टाइप्स के होते हैं, पहले बतला दिए हैं, एक रियल और एक वर्चुअल, एक वास्तविक और एक आभासी। इसमें अब देखेंगे जो इस मिरर से भी तो बन सकता है ना, इससे भी बन सकता है। इस सबको जानने के लिए कुछ अहम बातें होती है जिनको जानना हमें जरूरी होता है, बेहद जरूरी होता है। उसको चलिए आज हम इस वीडियो में उसी को डिटेल से देखते हैं। चलिए इसको, ये उत्तल और अवतल देख लिए, कन्वेक्स एंड कनकेव मिरर देख लिए। अब चलिए गोलीय दर्पण से कुछ इंपोर्टेंट टर्म्स होते हैं गोलीय दर्पण का। ये हमेशा आपको रटना नहीं है, इसको याद करना है। कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछ देते हैं, 1-2 नंबर में पूछ देते हैं, इसके एक टर्म को पूछ देते हैं। चलिए इसको समझने के लिए सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, एक गोला बनाएंगे। गोला बनाएंगे, उतना सीधा तो नहीं होगा पर गोला, ये गोला हो गया। मान लीजिए गोला हुआ, सबसे पहले एक सर्किल होता है, सर्किल होता है ना, यही गोला, या मान लीजिए इसको हम सर्किल लेते हैं। सर्किल पे इसको हम देखते जाएंगे, सर्किल के ही टाइप से इसको हम देखेंगे। किसी भी सर्किल में क्या होता है, एक बीच में इसको केंद्रक बोलते हैं, सेंटर बोलते हैं। इसको भी हम बोलेंगे, वही बोलेंगे, सेंटर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सेंटर बोलेंगे। जिसको हम किससे, इसको केंद्र बोलते हैं ना हिंदी में, हिंदी में केंद्र बोलते हैं, सेंटर बोलते हैं। इसको भी इसमें बोलेंगे, सेंटर ही बोलेंगे, लेकिन कौन, वक्रता केंद्र। कौन हो जाएगा, ये वक्रता केंद्र, ये हो जाएगा वक्रता केंद्र। और ये देखो बीच में ये क्या होता था, किसी भी सर्किल में डायमीटर होता था ना, डायमीटर। इसमें क्या जाएगा, हो जाएगा ये मुख्य अक्ष। क्या हो जाएगा, ये मुख्य अक्ष, मुख्य
अक्ष, जिसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस मुख्य अक्ष हो जाएगा। ये तुम्हारा क्या हो गया था, वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र हो गया था ना, वक्रता केंद्र। चलो, जिसको बोलते हैं वक्रता केंद्र, सेंटर हो जाएगा। ये सेंटर हो गया। उसके बाद ये तो डायमीटर हो गया, और ये इतना बीच की दूरी को हम क्या बोलते थे, त्रिभुज सर्किल में इतना बीच की दूरी को त्रिज्या बोलते हैं। त्रिज्या बोलते हैं। मान लो ये ओ है और ये ए बी हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, ये ओ बी पार्ट जो है, ये त्रिज्या होता है ना, रेडियस होता है, इसमें भी हो जाएगा ये वक्रता त्रिज्या। क्या हो जाएगा, वक्रता त्रिज्या। कितने बातों को हम देखें, वक्रता केंद्र को देखें, वक्रता केंद्र को देखें, सेंटर को देखें, प्रिंसिपल एक्सिस को देखें, मुख्य अक्ष को देखें, और वक्रता त्रिज्या को देखें। वक्रता त्रिज्या को देखे हैं, वक्रता केंद्र को बोले हैं, देखे हैं, और प्रधान अक्ष, इसी को प्रधान अक्ष भी बोलते हैं। मुख्य अक्ष को ही प्रधान अक्ष भी बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं, ये मध्य बिंदु जैसा वक्रता केंद्र भी बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, वक्रता केंद्र भी बोलते हैं, या इसको ध्रुव भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ध्रुव भी बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में पोल भी बोलते हैं। पोल भी बोलते हैं। अब चलिए इस सब का डिफिनीशन एक बार हम देख लेते हैं। कभी कभी होता है एग्जाम में पूछ लेगा, जो पोल किसको बोलते हैं, अर्थात ध्रुव किसको बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस या मुख्य अक्ष किसको बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या किसको बोलते हैं। ये सब कभी कभी तीनों में से एक जो है कभी न कभी एग्जाम में पूछ लेता है। इसको हम अच्छे से देखेंगे। वक्रता केंद्र या ध्रुव किसको बोलेंगे, ये बतला सकते हो। गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को, गोलीय दर्पण जो होता है, गोलीय दर्पण जिस खोखले का बना होता है, खोखले का बना होता है, उसके बीच के बिंदु को, मध्य बिंदु को क्या बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं, पोल बोलते हैं, वक्रता केंद्र बोलते हैं। अब चलो, मुख्य अक्ष या प्रिंसिपल अक्ष किसको बोलते हैं, मुख्य अक्ष या प्रिंसिपल अक्ष किसको बोलते हैं। अब चलो, वक्रता केंद्र हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर इसको बोलते हैं। अब चलो, त्रिज्या किसको बोलते हैं, और ये मुख्य अक्ष किसको बोलते हैं। गोलीय दर्पण जिस खोखले का भाग होता है, गोलीय दर्पण किसी खोखले का तो भाग है ना। ये तो गोलीय दर्पण तुम्हारा हो गया, ये स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर हो गया ना। ये गोलीय दर्पण हो गया। ये गोलीय दर्पण जिस खोखले का भाग होता है, गोलीय दर्पण जिस खोखले का भाग होता है, उसके व्यास को, उसके डायमीटर को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस या मुख्य अक्ष बोलते हैं। गोलीय दर्पण जिस खोखले का भाग होता है, गोलीय दर्पण जिस खोखले का भाग होता है, उसके व्यास को, उसके डायमीटर को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। उसी तरह वक्रता त्रिज्या से रेडियस कौन सा हो जाएगा, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, उसके त्रिज्या को हम क्या बोलेंगे, वक्रता त्रिज्या। ये चारों बात कंफर्म है या कोई दिक्कत है। वक्रता केंद्र किसको बोलेंगे, गोलीय दर्पण जिस खोखले का भाग होता है, उसके मध्य बिंदु को हम क्या बोलेंगे, पोल बोलेंगे या वक्रता केंद्र बोलेंगे। गोलीय दर्पण जिस खोखले का भाग होता है, जिस खोखले का बना होता है, उसके व्यास को हम क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष बोलते हैं या प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। उसके बाद गोलीय दर्पण के जो होते हैं त्रिज्या, गोलीय दर्पण जिस खोखले का बना होता है, उस गोले के त्रिज्या को हम क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। ये तो स्फेरिकल मिरर हो गया। स्फेरिकल मिरर में और कोई दिक्कत है नहीं। अब जो है हमको गोलीय दर्पण जो है स्फेरिकल मिरर, इसके फोकस को थोड़ा देखना है। और स्फेरिकल मिरर हो जाए तो फोकस तो देखेंगे ना, फोकस कौन होता है, फोकस दूरी कौन होता है, और इसमें त्रिज्या कौन होगा, ये देखना है। पहले ये समझ में आ गया। चलो हम आगे देखते हैं, गोलीय दर्पण से रिलेटेड है। अब मेन टॉपिक तुम्हारा स्टार्ट हो रहा है यहां से भी। चलिए हमको क्या देखना है, फोकस किसको बोलते हैं। हम जो है अवतल दर्पण को लेकर चलते हैं। कौन सा दर्पण को लेकर चलेंगे, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण को लेकर चलते हैं। कनकेव मिरर को लेकर चलते हैं, अवतल दर्पण को लेकर चलते हैं। चलिए ये अवतल दर्पण हो गया, ये अवतल दर्पण हो गया ना, अवतल दर्पण हो गया। यहां से हम क्या देखते हैं, फोकस, गोलीय दर्पण का फोकस, फोकस और फोकस दूरी। फोकस या फोकस दूरी देखते हैं किसका, गोलीय दर्पण का हम देखते हैं, गोलीय दर्पण का फोकस या फोकस दूरी। मान लो ये कौन सा दर्पण हो गया, अवतल दर्पण है ये, कनकेव मिरर,
ये हो गया कनकेव मिरर, जिसको हम क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण, इसमें हम फोकस दूरी को देखें। अब ये तुमको बतला है, किसी में क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया ना, मान लो यही एक गोला होता तो ये तो प्रिंसिपल एक्सिस था ना, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। और यहाँ पे तो एक बीच में कोई पॉइंट होता, सेंटर, सेंटर होता ना। गोलीय दर्पण के एक भाग जो होता है, इसको हम, ये जो होगा इसको हम पी बोलते हैं, पोल, इसी को बोलते हैं पोल, पोल बोलते हैं ना। मान लो अब जो ये समांतर जो किरण गुजर रहा है, एक किरण को हम गुजारे हैं वक्रता, ये प्रिंसिपल एक्सिस से लेके एक किरण को हम गुजारे हैं, एक रे को गुजारे हैं, एक रेखा को गुजारे हैं, एक लाइट को गुजारे हैं। ये तो किधरों से लौटेगा ना, जहां से लौटता है, ये जहां से लौटता है वो क्या कहलाता है, फोकस कहलाता है। देखो तो अच्छे से दिख रहा है सब कुछ, अच्छे से देखो, उसको हम क्या बोलते हैं, फोकस दूरी, फोकस दूरी को बोलते हैं। चलो अब हम इधर से भी देखते हैं, हो गया ना, ऊपर से दिया ना। मन में ये भी सवाल आ रहा होगा, जो ऊपर से क्यों दिए हैं, नीचे से भी अगर हम समांतर देंगे तो कहीं ऐसे ही ये जाएगा, इसलिए फोकस हो गया। क्या हो गया, फोकस हो गया। तो फोकस समझ गया, गोलीय दर्पण में कैसे होता है, अवतल दर्पण, इसी तरह उत्तल दर्पण में भी होगा फोकस। और पोल से लेके और फोकस के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, बीच की दूरी को फोकस दूरी, फोकल लेंथ, इंग्लिश में बोलते हैं फोकल लेंथ। ये हो जाएगा फोकल लेंथ, और जिसको फोकस दूरी बोलते हैं। और मिड पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, इसको फोकस बोलते हैं। अगर अवतल दर्पण में या गोलीय दर्पण, कोई भी गोलीय दर्पण, उसके प्रिंसिपल एक्सिस के समान, मुख्य एक्सिस के समांतर अगर एक रेखा को हम गुजारते हैं, एक लाइन को गुजारते हैं, परावर्तित होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस को, मेन एक्सिस को जहां पे मिलता है, मेन एक्सिस पे, वो क्या कहलाता है, गोलीय दर्पण का फोकस कहलाता है। फोकस से लेके पोल के बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं,